वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन और पूरी मेहनत और लगन के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं द मोस्ट अवेटेड सेशन, दैट इज अ मैराथन सेशन ऑन करंट अफेयर्स। हम डिस्कस करेंगे 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स जो कि होंगे जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक। करंट अफेयर्स आपकी एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ना ही केवल वो न्यूज़, वो टॉपिक्स जो न्यूज़ में रहते हैं, बल्कि वो स्टैटिक टॉपिक्स भी करंट से ही डिराइव होते हैं। जो स्टैटिक क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं करंट से ही डिराइव होते हैं। जो करंट में पॉलिटिकल आर्टिकल्स न्यूज़ में रहते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस न्यूज़ में रहती हैं, ज्योग्राफिकल प्लेसेस न्यूज़ में रहती है, उसी से कहीं ना कहीं स्टैटिक क्वेश्चंस भी डिराइव हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप किसी भी तरह से इग्नोर या नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि अराउंड 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। हम उसके ऑप्शंस को भी डिस्कस करते चलेंगे। सो बहुत पेशेंस के साथ देखिए, ये आपके एग्जाम में आपको जरूर हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, दैट इज प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। प्राणहिता जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो रिसेंटली न्यूज में रही है। जो भी करंट अफेयर्स का होगा, वो जो भी टॉपिक्स न्यूज में रहे हैं वहीं से डिराइव हुए हैं ये सभी क्वेश्चंस। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहां सिचुएटेड है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना या केरला। तो प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इट इज लोकेटेड इन तेलंगाना। तेलंगाना में भी कहां? इट इज लोकेटेड इन द आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना की जो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां ये सिचुएटेड है। और ये न्यूज में क्यों रहा था? क्योंकि यहां पर रोड के एक्सपेंशन या रोड के कंस्ट्रक्शन की बात चल रही थी, जिसके ऊपर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने उस रोड की एक्सपेंशन को जो है डेफर कर दिया है, उसे डिले कर दिया है, उसे बंद कर दिया या रोक दिया है, आप कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का ये कहना है कि अगर यहाँ पर रोड की एक्सपेंशन की जाती है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और वहाँ के जो फ्लोरा एंड फाउना है उन्हें बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, इन्वायरमेंटल कंसर्न बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कहाँ सिचुएटेड है ये? आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में। और अगर हम रिवर की बात करें तो कौन सी रिवर इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होके जाती है या डिस्ट्रिक्ट से? सो दैट इज गोदावरी रिवर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वेयर वॉज आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 शेड्यूल टू टेक प्लेस, जो कि हो चुका है। ठीक है, ये न्यूज में रहा था, प्रीवियसली हो चुका है, ये हेल्ड हो चुका है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अंडर 19 जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2024 का, वो कहां पर हुआ था, यह आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या इंडिया। तो जनवरी 19 में ये स्टार्ट हुआ था और फरवरी 11 तक ये जो मैचेस हैं वो चले थे और इट वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में ये हुआ था आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वर द ट्विन थीम्स ऑफ रिपब्लिक डे परेड इन 2024? 2024 में जो रिपब्लिक डे परेड हुई है उसकी थीम क्या थी, ट्विन थीम क्या थी? नारी शक्ति एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, विकसित भारत एंड भारत, लोकतंत्र की मातृका, कल्चरल हेरिटेज एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो रिपब्लिक डे परेड की जो इस साल की थीम रही है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विकसित भारत एंड भारत, लोकतंत्र की मातृका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांगी 6 मिशन जो कि न्यूज में रहा है बहुत ज्यादा, ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है? चांगी 6 मिशन किससे एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। यस, सो चांगी 6 मिशन चाइना, यूके, रशिया या इंडिया। तो चांगी 6 मिशन को आप देखिए, इस तरह का जो है स्पेस क्राफ्ट जो है वो भेजा जा रहा है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। सो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। नेक्स्ट इज वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड?
एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2024 वो कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? लखनऊ, जयपुर, चेन्नई या हैदराबाद? सो एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो विंग्स एक उड़ान जो है वो कहां किया गया? वो हुआ हैदराबाद में। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने इनॉग्रेट किया एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कहां पर? भेगुपत एयरपोर्ट इन हैदराबाद। 1500 डेलीगेट्स आए थे 106 कंट्री से और 5000 बिजनेस विजिटर्स जो थे वो इस चीज से एसोसिएटेड थे। फाइन, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, where was the composite regional center for skill development, rehabilitation and empowerment of person with disabilities inaugurated by Lieutenant Governor श्री मनोज सिन्हा? तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कि एक रीजनल सेंटर है जिसका नाम है कंपोजिट रीजनल सेंटर, किन के लिए? जो डिसेबल पर्सन हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए। तो ये इस्टेब्लिश किया गया बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। आपको बताना है कि ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या जम्मू? तो आप नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा की बात हो रही है और वो कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हैं। और इस ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जम्मू। नेक्स्ट, हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान? देखिए कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है, बस जरूरत है आपको बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ने की। वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन जो है ना आंसर की हिंट दे रहा होता है। जैसे आप यहां देखिए, यहां स्कीम की बात की जा रही है, ठीक है? किस स्कीम की बात की जा रही है? प्रधानमंत्री जनमान स्कीम। क्या है फुल फॉर्म इसकी? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। जनजाति और आदिवासी, ठीक है? ये कौन होते हैं? जनजाति आदिवासी, ये ट्राइबल ग्रुप्स को कहा जाता है, ठीक है? शेड्यूल्ड ट्राइबल्स ग्रुप जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो स्टेटमेंट में ही लिखा है ये पर्टिकुलर जो स्कीम है वो किन के बारे में बनाई गई है? वो जनजाति आदिवासी लोगों के लिए बनाई गई है। तो ऑप्शंस में से कहां है? जनरल कैटेगरी सिटीजन, अर्बन पॉपुलेशन, particularly vulnerable ट्राइबल ग्रुप या विमेन एंटरप्रेन्योर्स? सो आंसर साफ साफ है, क्लियर है, दैट इज पीवीटीजीज, ठीक है? ये भी ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ये वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो हमारे देश में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है, बहुत सारे ट्राइबल्स पाए जाते हैं। बट पीवीटीजीज वो ग्रुप है जो कि बाकी ट्राइबल ग्रुप्स के रिलेटिवली ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टैग्नेट होती है, बहुत कम पॉपुलेशन होती है। लिटरेसी रेट की बात करें तो बहुत कम होता है। इकोनॉमिकली वो आज भी जो है प्रिमिटिव जो फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है उस पर डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर की भी बहुत प्रिमिटिव फॉर्म को ही फॉलो करते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को पीवीटीजी कहा जाता है और उन्हीं के उत्थान के लिए या उन्हीं की आप एक तरह से कहें ग्रोथ के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लाया गया है, ठीक है? पीएम जनमान। हो सकता है आपके एग्जाम में फुल स्टेटमेंट ना दी जाए, सिर्फ ये नाम दे दिया जाए, तो आपको तब भी ये याद रखना है जनमान क्या है? जनमान इज जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज विच फीमेल स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट है बहुत, आपके सिलेबस में भी ये मेंशन है और करंट अफेयर्स में भी स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। विच फीमेल फुटबॉल प्लेयर received the best FIFA Women's Player Award at the award ceremony in January 2024? तो 2024 जनवरी में एक अवार्ड सेरेमनी हुई है, उसमें आपको बताना है कि फीमेल फुटबॉल प्लेयर, मेल फुटबॉल प्लेयर तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, ठीक है? उसके फैन भी होंगे आप सब। सो फीमेल फुटबॉल प्लेयर का यहां पूछा जा रहा है जिन्हें मिला है अवार्ड, ठीक है? विमेन्स प्लेयर अवार्ड, बेस्ट फीफा विमेन प्लेयर अवार्ड। आइटाना बोनमाती, मैरी, सेरिना काइलियान। सो द करेक्ट आंसर इज आइटाना बोनमाती। सो हियर शी इज, ठीक है? ये हैं जिन्हें मिला है बेस्ट विमेन प्लेयर का अवार्ड। नेक्स्ट है विच फॉरेन मिलिट्री कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड 2024? तो हमारी जो 26 जनवरी की परेड हुई है वहां पर एक फॉरेन की मिलिट्री कॉन्टिजेंट ने भी पार्टिसिपेट किया। आपको बताना है वो किस देश की थी? जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रेंच या यूनाइटेड किंगडम? सो
वो जो फॉरेन मिलिट्री कॉन्टिजेंट थी जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड पे पार्टिसिपेट किया, सो दैट इज फ्रेंच। ठीक है, फ्रांस की मिलिट्री थी। अगर मैं थोड़ी तेज चल रही हूँ तो आप स्पीड जो है कम करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द 16th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो टुक प्लेस? भारत इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो जो कि 16th था, वो कहां पर हेल्ड हुआ है रिसेंटली? न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे या चेन्नई? तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो 2024। कहां पर वो किया गया? मुंबई में, जनवरी 4 को। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुंबई। रिलीजियस रिचुअल थेयम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू? तो थेयम करके एक रिचुअल है, रिलीजियस रिचुअल, धार्मिक आप एक तरह से कहे रिचुअल है, वो न्यूज में रहा। आपको ये बताना है कि वो किस स्टेट के साथ रिलेटेड है। तो थेयम की हम बात करें, सो ये एक पर्टिकुलर स्टेट का टेम्पल है जहां पर इसे परफॉर्म किया जाता है, और उस टेम्पल का नाम है श्री कुरुम्बा भगवती टेम्पल। और ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो लोग इसमें इस पर्टिकुलर डांस में या रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल में परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर कुछ सुपरनैचुरल सोल्स आती हैं और उसके बाद वो इस तरह का रिचुअल परफॉर्म करते हैं। सो आपको बताना है ये थेयम जो है ये किस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड टू केरला, और कर्नाटका में भी, कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में भी ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सो थेयम परफॉर्म्ड एट श्री कुरुम्बा भगवती टेम्पल, और ये एक रिलीजियस रिचुअल है जो नॉर्दर्न केरला और कुछ कर्नाटका के पार्ट्स में जो है परफॉर्म किया जाता है, और इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड दैवम मीनिंग गॉड। थेयम का जो आप लिटरल मीनिंग अगर जानना चाहें तो उसका मतलब होता है दैवम, यानी कि गॉड। ठीक है, सो इस तरह का जो है आप एक तरह से कहे वेशभूषा डाली जाती है और इस पर्टिकुलर रिलीजियस रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है, थेयम। चलिए आगे बढ़े। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द पार्टनर नेशन एट द 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला इन हरियाणा? तो 37th सूरजकुंड मेला हुआ है। ये जो सूरजकुंड मेला है ये हरियाणा में होता है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन से एक और फैक्ट मिलता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूरजकुंड मेला किस स्टेट में किया जाता है। सो इट इज हेल्ड इन हरियाणा। तो हर बार कोई ना कोई कंट्री जो है इस पर्टिकुलर मेले में पार्टनरशिप करती है। तो इस साल जो ये सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हुआ है उसका कौन सी कंट्री थी जो पार्टनर रही है? उज्बेकिस्तान, तंजानिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका। सो दिस ईयर तंजानिया जो है दैट वाज द पार्टनर नेशन फॉर द 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। और अगर हम थीम स्टेट की बात करें, हेल्ड होता है ये हरियाणा में। थीम स्टेट की बात करें तो दैट वाज गुजरात। ठीक है, गुजरात जो थी वो थीम स्टेट थी। ऑर्गेनाइज किया जाता है हरियाणा में। और पार्टनर की बात करें, पार्टनर नेशन की, तो दैट वाज तंजानिया। ठीक है, तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दिस इज द पिक ऑफ अ सूरजकुंड मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। द WTO 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO इज अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हुई है। आपको बताना है किस सिटी में ये हुई है? रियो डी जिनारियो ब्राजील, जिनारियो की स्पेलिंग गलत हो गई है। ओके, सो नेक्स्ट इज केप टाउन साउथ अफ्रीका, न्यू दिल्ली इंडिया, अबू धाबी UAE। एक्सक्यूज मी। सो WTO की जो 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है दैट इज हेल्ड इन अबू धाबी UAE।
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी एरिया में ये हेल्ड हुई है। और जनरली ये जो मीटिंग होती है हर 2 सालों में होती है, एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, हर 2 सालों में ये ऑर्गेनाइज की जाती है। Question number 14 is, with reference to organic farming in India, which of the following statements are correct? यहाँ पे आपको 2 statements दी जा रही हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, आपको बताना है ये कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, ऑल्दो इट्स अ स्टैटिक क्वेश्चन, लेकिन ये न्यूज में रहा है इसीलिए आपसे ये पूछा जा रहा है। सो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि भारत का जो स्थान है ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो वर्ल्ड में पहला है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि मध्य प्रदेश जो है उसके पास सबसे बड़ा एरिया है अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। ठीक, सो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इंडिया डज नॉट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस बट इट ऑक्युपाइज द 5th प्लेस। भारत का वर्ल्ड में 5वां स्थान है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो वो सही है, मध्य प्रदेश के पास सबसे लार्जेस्ट एरिया है अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। इसके बाद के राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद आ जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इज ऑन द 2nd नंबर एंड ऑन द 3rd नंबर इट इज राजस्थान। सो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओनली 1 नहीं, 1 तो गलत है, ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली 2 इज करेक्ट। आपको इसके पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो जो भी डिटेल में मैंने जो भी एक्स्ट्रा जो कंटेंट है इससे रिलेटेड जिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको मैंने आंसर्स में मेंशन कर दिए हैं। तो जब आपको पीडीएफ मिले तो आप उसे डिटेल में रीड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी समटाइम्स अपीयर्ड इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी न्यूज में रहा है, आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। वेलबींग ऑफ प्रिजनर्स, judicial inquiry after conviction, basic amenities in the prison, process of arrest in India. So section 41 of CRPC की बात करें, so it was introduced to avoid routine arrest. जो routine arrest किए जाते हैं उनको avoid करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए इस सेक्शन को लाया गया था 1973 में। सो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट के बारे में जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है वो डील करता है विद द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनको पहले जो है नोटिस की जरूरत पड़ेगी, जो भेजना पड़ेगा ताकि वो फिर उसको उसके बाद जो है अरेस्ट कर सके उस पर्टिकुलर पर्सन को। और ये पुलिस ऑफिसर को भी एम्पावर करता है टू conduct a probe to issue notice to people connected to the case directing them to appear before them। ठीक है, तो ये पुलिस ऑफिसर्स को भी ये पावर देता है कि वो लोगों को सम्मन कर सकते हैं, अपने पास जो अपीयर होने के लिए बोल सकते हैं। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 विद रेफरेंस टू यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, ये न्यूज में रहा है। रिसेंटली एक स्टेट ने यूसीसी को इंप्लीमेंट भी किया है, ऑलरेडी एक स्टेट में था ये एप्लीकेबल, एक और स्टेट ने इसे जो है पास किया है। सो आपको बताना है, 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, न्यूज में रहा है तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहें या स्टैटिक पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहें, दोनों ही तरफ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली कहती है कि इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जी हाँ, आर्टिकल 44 में ये मेंशन है, तो ये पार्ट ऑफ डीपीएसपी तो है। पहला क्वेश्चन तो सही हो गया। दूसरा कह रही है कि इन इंडिया ओनली गोवा हैज इंप्लीमेंटेड द यूसीसी। हमारे देश में सिर्फ गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे यूसीसी इंप्लीमेंटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? इसका मतलब है कि जो सिविल लॉज हैं वो सबके लिए सेम हो। क्रिमिनल लॉज तो सबके लिए सेम है, सीआरपीसी लगता है, कोई भी मर्डर करे किसी भी कम्युनिटी का हो उसके लिए एक ही तरह की सजा होती है, एक ही तरह का लॉ होता है। बट जब हम सिविल लॉज की बात करते हैं, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन से रिलेटेड, तो वो अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, डिफरेंट होते हैं। सो वो भी सबके लिए सेम हो,
यूनिफॉर्म सिविल हो, हर एक सिटीजन के लिए सिविल लॉज भी सिमिलर हो, उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो गोवा में तो ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड था, रिसेंटली एक और स्टेट ने इसे इंप्लीमेंट किया है, दैट इज उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाएगा। सो हमारे लिए सही हो जाएगा ओनली 1 ओनली। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेकोंग डेल्टा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको बताना है मेकोंग डेल्टा, हियर इट इज, ये कहां पर सिचुएटेड है, न्यूज में रहा है बहुत ज्यादा। वियतनाम, चाइना, कंबोडिया, इंडोनेशिया। सो मेकोंग डेल्टा की बात करें, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल डेल्टा है एशिया का, वो लोकेटेड है सदर्न वियतनाम में। ठीक है, कहां लोकेटेड है? सदर्न वियतनाम में। ये अराउंड 4 मिलियन हेक्टर्स ऑफ एरिया को कवर करता है और अराउंड 18 मिलियन लोग इस डेल्टा के अराउंड एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर करते हैं। और रिसेंटली इसे इंक्लूड किया गया है एज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल डेल्टा। वर्ल्ड के 5 मोस्ट वल्नरेबल डेल्टास को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से एक जो है वो दैट इज मेकोंग डेल्टा, वल्नरेबल। ठीक है, जिन पे खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो कि आप एक तरह से कहें बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, किसी ना किसी तरह से वो विलुप्त हो सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाउन अवदिविका रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। ये पर्टिकुलर टाउन जो है न्यूज में रहा है, आपको बताना है कि कहां, किस राज्य से या किस नेशन से ये रिलेटेड है। अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल, यूक्रेन। सो ये न्यूज में रहा था क्योंकि ये टाउन जो है दैट इज इन यूक्रेन और रशिया ने इसे कैप्चर कर लिया था। और ये जो है ईस्ट यूक्रेन में ये पर्टिकुलर टाउन जो है वो लोकेटेड है और ये मेजर सेंटर था रेजिस्टेंस का, जो रशिया की फर्दर एडवांस को जो है वो ब्लॉक कर रहा था। सो इसे रशिया ने अनेक्स कर लिया या कैप्चर कर लिया। हियर इट इज, ये है वो टाउन। ठीक है, सो यूक्रेन में ये टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द लक्षद्वीप आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स के समूह को आर्किपेलागो कहते हैं। सो आपको ये 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी सही है। द अटॉल ऑफ मिनिकॉय सेपरेटेड टू लक्षद्वीप आइलैंड बाय 9 डिग्री चैनल। सो अटॉल, मिनिकॉय का जो अटॉल आइलैंड है उसे और लक्षद्वीप आइलैंड को 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कैन्नोर और एमिडीव आइलैंड को, ये आइलैंड्स के नाम हैं जो कि लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। लक्षद्वीप एक समूह है छोटे छोटे द्वीपों का, उनमें से कुछ द्वीपों के नाम यहां लिखे गए हैं। सो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, एकदम सही है। कैन्नोर और एमिडीव को 11 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, वो भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्लियर? 38th parallel demarcates the boundary between which of the following countries। 38th parallel जो है ये एक नाम है बाउंड्री का, ये किन 2 नेशंस के बीच में है? न्यूज में रहे हैं ये दोनों नेशंस बहुत ज्यादा। यूएसए एंड कनाडा, जर्मनी एंड पोलैंड, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। सो दिस इज बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। 38th पैरेलल जो है वो नॉर्थ कोरिया, दिस इज द 38th पैरेलल, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। रिसेंटली लॉन्च्ड स्वाति पोर्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्वाति पोर्टल जिसे अभी लॉन्च किया गया है वो किससे रिलेटेड है? इंक्रीज अवेयरनेस रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पोर्टल अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट दैट इज एमजी नरेगा, to help women entrepreneur register for government scheme, online portal representing Indian women and girls in STEM। STEM means यानी कि साइंस फॉर विमेन एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज STEM। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर विमेन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सब स्ट्रीम्स जो है स्टेम के अंदर आती हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर स्टेम।
साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड मेडिसिन। तो ज़्यादा से ज़्यादा विमेंस को इन सभी स्ट्रीम्स में उनके नंबर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना उनकी पॉपुलेशन को, इसके लिए ये स्वाति पोर्टल को बनाया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑनलाइन पोर्टल रिप्रेजेंटिंग इंडिया विमेन इन स्टेम। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग recently seen in news is related to which of the following? ये एक रेटिंग न्यूज में रही है, आपको बतानी है ये रेटिंग किससे रिलेटेड है। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग टू एंश्योर वर्ल्ड क्लास हाइजीन एंड सैनिटेशन इन हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज, जो होटल इंडस्ट्री है वहां पर हाइजीन और सैनिटेशन को और ज्यादा बढ़ाना, उसके लिए ये रिलेटेड है। टू गिव रेटिंग्स टू विलेजर्स हैविंग ओडीएफ प्लस स्टेटस, ओडीएफ मींस ओपन डेफिकेशन फ्री। अ रेटिंग सिस्टम डिवाइस्ड बाय सीएसआईआर फॉर क्लीनर व्हीकल्स और अ बेंचमार्क सेट फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी बाय क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया। सो स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग की हम बात करें तो ये रेटिंग क्या इंश्योर करती है? ये इंश्योर करती है, ये रेटिंग दी जाती है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पर किस तरह का हाइजीन और सैनिटेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस रैंकिंग की अगर हम बात करें, इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस रैंकिंग को 2023 में लॉन्च किया गया था बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। सो इन दोनों मिनिस्ट्री ने मिलकर इस पर्टिकुलर रैंकिंग को लाया था ताकि वर्ल्ड क्लास हाइजीन और सैनिटेशन जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रोवाइड किया जा सके। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहां आपको एक और स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। ठीक है, तो नेम में मत्स्य है, मत्स्य हिंदी में किसे बोला जाता है? फिशेस को बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फिश से रिलेटेड स्कीम होगी। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है इट इज अ सब स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो ये एकदम सही है। दिस स्कीम इज अ सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना, संपदा योजना। ठीक है, यहां पर जो है फोकस किया जा रहा था माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो कि फिशरी सेक्टर्स में काम करें, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही थी। और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है इट इज 100% फंडेड बाय द गवर्नमेंट। सो ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि यहां पर 50% फंडिंग जो है वो पब्लिक सेक्टर से आएगी और 50% जो फंडिंग है वो प्राइवेट सेक्टर से आएगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पार्टिसिपेटेड इन धर्मा गार्जियन अलॉन्ग विद इंडिया। तो ये एक एक्सरसाइज हुई है भारत की, नाम है धर्मा गार्जियन। आपको बताना है इसमें और कौन सा देश इन्वॉल्व था, यूएसए, फ्रांस, इंडोनेशिया और जापान। सो जापान इज अ मेंबर कंट्री हु हैज पार्टिसिपेटेड इन धर्मा गार्जियन अलॉन्ग विद इंडिया। ठीक है, सो दिस इज इंडिया जापान ज्वाइंट एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन। सो भारत की जो जापान के साथ एक्सरसाइज होती है उसका नाम है धर्मा गार्जियन। इंडियन आर्मी और जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो हुई थी। नेक्स्ट अगेन अ क्वेश्चन ऑन एक्सरसाइज दैट इज वायु शक्ति। ठीक है, एक धर्मा गार्जियन जो कि भारत और जापान के बीच में हुआ, दूसरा पूछ रहे हैं वायु शक्ति। आपको बताना है वायु शक्ति जो थी वो किस किस के बीच में हुई, भारत और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, ब्राजीलियन एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स। वायु शक्ति जो एक्सरसाइज है वो किस एयरफोर्स के साथ रिलेटेड है? सो वायु शक्ति जो एक्सरसाइज है दैट इज रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के साथ ये एक्सरसाइज रिलेटेड है जो कि हुई थी पोखरान एरिया में नियर जैसलमेर। और इसका और ये जो एक्सरसाइज होती है इसका मेन मकसद होता है कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी जो भी कैपेबिलिटीज है, जो भी आर्म्स एमिनेशन है, जो भी नए जो आप कहे फाइटर क्राफ्ट जो लाए जा रहे हैं, उन सब का जो है एक तरह से टेस्टिंग हो, उसकी एक तरह से चेकिंग हो, उसके लिए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो की जाती है।
एस्पाइड्स अ नेवल मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एस्पाइड एक नेवल मिशन है, आपको बताना है ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। ईरान, यूएसए, रशिया और यूरोपियन यूनियन। सो एस्पाइड दिस इज द नेवल मिशन जो कि हाउथीज के अगेंस्ट जो है लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये नेवल मिशन जो है रेड सी को बचाने के लिए हाउथीज रिबेल्स जो यमन के रिबेल्स हैं वहां पे उनके अगेंस्ट इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़े। रिसेंटली द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिमूव्ड विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो दो तरह की लिस्ट को बना के रखती है, एक होती है ग्रे लिस्ट, ठीक है, FATF, शॉर्ट फॉर्म इज FATF। सो ये दो तरह की लिस्ट बना के रखती है, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट को आप समझ सकते हैं कि एक तरह की वार्निंग लिस्ट होती है कि जिस कंट्री पे ये शक रहता है कि वो मिलिटेंट को या किसी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है वार्निंग के तौर पे। अगर काफ़ी देर तक वो ग्रे लिस्ट में रहने के बाद भी अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं इंप्रूव करते तो उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और इससे होता क्या है कि बाकी जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसोसिएशन है या कमीशन है वो किसी भी तरह की फंडिंग जो है फिर उस कंट्री को नहीं प्रोवाइड करती। ठीक है, सो FATF जो है वो वर्ल्ड की कंट्रीज को इस तरह से दो लिस्ट में जो है आप एक तरह से कहें मेंटेन करके रखती हैं। ब्लैक लिस्ट में जो कंट्रीज आती हैं उन्हें कहा जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्री टेरिटरीज, ठीक है, जो कि टेरर फंडिंग देती हैं या मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और ग्रे लिस्ट में डाला जाता है जिन पे कि शक है कि वो टेरर फंडिंग कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और एक तरह से वार्निंग का काम करते हैं ग्रे लिस्ट वाले मेंबर्स। ठीक है, पाकिस्तान को बहुत बार इस लिस्ट में डाला गया है, ग्रे लिस्ट में। ठीक है, चलिए तो आपसे पूछ रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक कंट्री को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है कि पहले वो ग्रे लिस्ट में थे लेकिन अब वो ग्रे लिस्ट में नहीं है। आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है। कीनिया, UAE, नामीबिया, नन ऑफ द अबव। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रिसेंटली UAE को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, कीनिया और नामीबिया को ग्रे लिस्ट में एंट्री मिली है और UAE को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि FATF क्या है, ग्रे लिस्ट क्या होती है और ब्लैक लिस्ट क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबेलिस्क रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये टर्म जो है ये न्यूज में रही है, आपको बताना है ये किस पर्टिकुलर थिंग से ये पर्टिकुलर टर्म जो है एसोसिएटेड है। क्या ये ओबेलिस्क जो नाम है ये कोई साइंटिफिक मिशन है, एक सुपर कंप्यूटर है, एक डॉफ प्लैनेट है या न्यूली डिस्कवर्ड लाइफ फॉर्म है? तो साइंटिस्ट ने एक न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ को डिस्कवर किया है, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ऑलरेडी ये डिस्कवर्ड है। इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं। किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से वो इंजेस्ट करते हैं, ये सब ऑलरेडी जो है मालूम है। बट अब एक नई तरह का जो लिविंग फॉर्म आप कहें वो डिस्कवर हुई है साइंटिस्ट के द्वारा एंड दैट इज कॉल्ड ओबेलिस्क। और ये इस तरह का देखने को, इसकी जो आप एक तरह से के माइक्रोस्कोपिक पिक्चर जो है वो इस तरह की है। और ये कहा जाता है, ये माना गया है कि ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन गट में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कहीं लाइक करता है बिटवीन वायरसेस एंड वायरगॉड्स। ठीक है, वायरसेस मतलब वो जो कि इंडिविजुअल जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, जो होस्ट के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वायरस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऐसे डेड रहते हैं लेकिन जैसे ही उनको होस्ट मिलता है वो लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वायरियॉड्स क्या है, वो एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस होती है। तो इन दोनों के बीच में कहीं ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? एक इट इज अ न्यूली डिस्कवर्ड लाइफ फॉर्म। Operation Amrit, that is antimicrobial resistance invention for total health, has been launched by which of the following states? ये पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है ये किस स्टेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया है? इस पर्टिकुलर मिशन का मकसद क्या है कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लोगों में पैदा हो रही है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ, लोग
ओवर द काउंटर जो है ड्रग्स ले लेते हैं बिना डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस के, और उनकी जो पूरा आप एक तरह से कहीं शेड्यूल रहता है पूरा, वो भी कवर नहीं करते। जो उनका 5 डेज या 7 डेज के टाइम पीरियड के लिए उनको मेडिसिन खानी चाहिए, वो नहीं खाते। तो इस तरह से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और फिर इन फ्यूचर जब आप वो एंटीबायोटिक्स का इंटेक करते हैं तो आप उस इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी उसके रेजिस्टेंट हो गए होते हैं, उससे उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली होती है। तो इसी के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को लाया गया था लोगों को अवेयर करने के लिए, और ये कहाँ किया गया? दैट वॉज हेल्ड इन केरला। ठीक है, केरला में जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। Which one of the following state recently announced the launch of digital detox initiative? Digital detox initiative ये किस जो स्टेट है उसके द्वारा इनिशिएट किया गया? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र या गुजरात? सो डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम जो है वो फोकस करेगा लोगों पे कि वो कितना गेमिंग पे और सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं, उस पे इस चीज को एक तरह से मॉनिटर करने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया है। डिजिटल डिटॉक्स, डिटॉक्सिफिकेशन हम बॉडी की करते हैं ना, कि डिटॉक्स कहिए आपने बहुत फास्ट फूड खा लिया तो उसे डिटॉक्स करने के लिए आप जो है फ्रेश जूसेस को पीजिए, वेजिटेबल्स को खाइए, है ना, डिटॉक्स करने के लिए कहा जाता है। आंवला लीजिए डिटॉक्स करने को बॉडी को। उसी तरह से डिजिटल डिटॉक्स की बात हो रही है कि कितना टाइम पॉपुलेशन गेमिंग पे और सोशल मीडिया पे स्पेंड करती है, उसे ट्रैक करना, उसे मॉनिटर करना, उसके लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया है बाय द कौन सी स्टेट के द्वारा? दैट इज बाय द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, यहां है बेंगलुरु में, कर्नाटका। ओके, मजूली मास्क, मजूली मास्क रिसेंटली गॉट जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को, चाहे फिर वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो फिर टेंजिबल प्रोडक्ट हो, इंटेंजिबल हो, उसको एक जीआई टैग दिया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर लोकेशन से निकला है, और उसमें उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में बनने की वजह से, उस पर्टिकुलर लोकेशन में बनने की वजह से कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हैं। ठीक है, तो उस नेम को, उस ब्रांड को फिर कोई और यूज नहीं कर सकता, किसी और स्टेट की प्रोडक्शन उसे यूज नहीं कर सकती। तो जीआई टैग मिला है रिसेंटली मजूली मास्क को। आप इसकी पिक देखना चाहें तो दीज आर द मजूली मास्क। आपको बताना है ये मास्क जो है किस स्टेट से एसोसिएटेड है? वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार या उत्तर प्रदेश। सो मजूली मास्क जो है दैट इज एसोसिएटेड विद असम। ठीक, Gorsam Khora festival recently appeared in the media was celebrated by which of the following Indian state? गोरसम कोरा फेस्टिवल जो है वो कहां सेलिब्रेट किया जाता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या हिमाचल प्रदेश? सो एनुअल फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लास्ट डे ऑफ मंथ, जो कि लूनर कैलेंडर का लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ होता है, वहां पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है ये मार्क करता है भारत और भूटान के बीच की फ्रेंडशिप को। दिस इज अ पिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन। भारत और भूटान की फ्रेंडशिप को मार्क करने के लिए इस पर्टिकुलर आप एक तरह से कहें सेलिब्रेशन को, इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और कब किया जाता है? लास्ट दिन ऑफ फर्स्ट मंथ, पहले महीने का जो लास्ट दिन रहता है। गिनी इंडेक्स और गिनी कॉफिशिएंट इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। गिनी कॉफिशिएंट या गिनी इंडेक्स को क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब जब महंगाई की दर कम हो जाए, इन्फ्लेशन जब महंगाई की दर बढ़े, इनकम इनइक्वालिटी या रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो गिनी कॉफिशिएंट यूज किया जाता है, it is used to measure distribution of income across a population. हायर गिनी इंडेक्स का मतलब होता है कि ज्यादा इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा अमीर हो गए हैं और जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा गरीब हो गए हैं, तो देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, सो गिनी कोएफिशिएंट क्या करता है? इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement best describe the term gig economy? Gig economy को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर रही है, डिफाइन कर रही है? An economy with long-term contract arrangements, labor market with leaders, lenders and borrowers engaging in financial transaction outside the regulatory mechanism, an economy based on elaborate
social security measure, labor market characterized by short-term flexible work arrangement. सो गिग इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? गिग इकोनॉमी का मतलब है लेबर मार्केट जहां पर थोड़े समय के लिए और फ्लेक्सिबल वर्क जो है वो मिलता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, गिग इकोनॉमी, जिसको फ्रीलांस इकोनॉमी भी कहते हैं. ठीक है, कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि फ्रीलांस से वर्क कर रहे हैं. ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कोई फिक्स वर्क नहीं है. ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्क होगा और छोटे टाइम के लिए, छोटे टाइम पीरियड के लिए होगा. With reference to the United Nations Security Council, consider the following statement. UNSC के रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है. It was established in 1945 as part of UN Charter after the World War II. तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है. UNSC को प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन की तरह एस्टैब्लिश किया गया था और ये 1945 में एस्टैब्लिश हुई थी एज अ पार्ट ऑफ UN चार्टर. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इट हैज 10 नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्टेड फॉर 5 years. तो ये गलत है. 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स तो होते हैं लेकिन 5 साल के लिए नहीं होते, वो 2 सालों के लिए होते हैं. ठीक है, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन ओनली. प्रोजेक्ट 39A sometimes appeared in the news is related to building submarines in India, equal justice and opportunity, safeguarding snow leopard in India, protecting historical monuments in India. So प्रोजेक्ट 39A जो है वो रिलेटेड है इक्वल जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, कि सबको एक जैसा न्याय मिले, एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिले. HbA1c टेस्ट रिसेंटली न्यूज में रहा है. आपको बताना है ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये किस डिजीज के लिए होता है? डायबिटीज, कैंसर, कॉलेरा, मलेरिया. सो HbA1c टेस्ट जो है ये प्री डायबिटिक, मतलब जो अभी डायबिटिक हो सकते हैं, जिनके पास ज्यादा चांसेस है डायबिटिक होने के, सो उन्हें डायग्नोस करने के लिए होता है. बोथ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के लिए ये यूज किया जाता है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. और इसका अलग नाम ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन और ग्लाइसोलाइटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट भी है. योंदे डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? योंदे डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? टू एंड मलेरिया रिलेटेड डेथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइटिंग हंगर एंड पॉवर्टी, साइबर सिक्योरिटी. सो 11 अफ्रीकन कंट्रीज की हेल्थ मिनिस्टर ने मिलकर इस डिक्लेरेशन को साइन किया. 11 कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, उनके हेल्थ मिनिस्टर्स ने इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को जो है साइन किया है. और मकसद क्या है? मलेरिया से रिलेटेड जो डेथ है उन्हें कम करना. और ये देखा गया है कि 2022 के बाद जो मलेरिया के केसेस है ना वो बहुत ज्यादा बड़े हैं एज कंपेयर टू प्री कोविड-19 एरा. तो इसकी वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी देशों में बहुत ज्यादा हो गया. इसके लिए इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को साइन किया गया. PM Suraj portal recently seen in news is related to which of the following? It is to boost the integration of solar energy in rural areas of the country. It is a new solar rooftop scheme for the northeast region of the country. It is a national portal which facilitates higher enrollment of women in the research institution. It is to economically empower people belonging to social backward classes, scheduled castes, tribes and other disadvantaged section of the society. तो PM सूरज पोर्टल जो है वो रिलेटेड है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको एम्पावर करने के लिए, शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल्स, अदर डिसएडवांटेज सेक्शन जो है सोसाइटी की उन्हें एम्पावर करने के लिए इस पर्टिकुलर पोर्टल को लाया गया है. किसके द्वारा लाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. इस मिनिस्ट्री के द्वारा इस पर्टिकुलर पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है. ठीक है, अब PM सूरज पोर्टल है तो आप इसमें ये कंफ्यूज ना हो जाए कि ये सूरज है तो कहीं ना कहीं क्या पता सोलर एनर्जी से रिलेटेड हो. तो ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड नहीं है. इसका अगर आप एब्रिविएशन की फुल फॉर्म देखना चाहें तो इट इज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जन कल्याण. ठीक है, सामाजिक, S इज फॉर सामाजिक, समाज के लिए. उसे उत्थान का मतलब होता है उनको एम्पावर करना या उनको प्रमोट करना. ठीक है,
उत्थान, आर से है रोजगार, ठीक है, रोजगार अधिकृत आधारित जन कल्याण, क्लियर? सो दैट इज पीएम सूरज पोर्टल। महातरी वंदना योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? महातरी वंदना योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? इस स्कीम का मेन मकसद था फाइनेंशियल असिस्टेंस देना एलिजिबल मैरिड वुमेन को, और कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा था? 1000 रुपए का, बाय अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के थ्रू। डीबीटी क्या होता है कि डायरेक्टली जहां पर बेनिफिट जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि करप्शन के या मिडिल मैन के या जो आप एक तरह से कहें कहीं और पैसे के फ्लो होने के मैक्सिमम ये होता है कि गवर्नमेंट जो पैसा लोगों के लिए लाती है वो उन तक पहुंच नहीं पाता, बीच में ही यूज कर लिया जाता है, बड़ी जगह उनका मिसयूज हो जाता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए डीबीटी को लाया गया कि डायरेक्टली अकाउंट में जो है बेनिफिट दिया जाएगा, और इस स्कीम में भी जो एलिजिबल मैरिड वुमेन है उनको 1000 रुपया दिया जाएगा। किस गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया, किस स्टेट ने? दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है, महातरी वंदना योजना। विडोज, डाइवोर्सी, डेजर्टेड वुमेन जो हैं, जो कि विधवा हैं, डाइवोर्स हैं, उनको भी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है टाइगर ट्रिम्फ? रशिया, चाइना, यूएस या जापान? सो एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ भारत ने की है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। The term uniting for consensus model is related to International Monetary Fund, World Trade Organization, United Nations Security Council या यूरोपियन यूनियन। रिसेंटली इंडिया ने इस पर्टिकुलर जो मॉडल है दैट इज यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस उसको क्रिटिसाइज किया है, और ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बिकॉज इंडिया हैज क्रिटिसाइज्ड इट, तो इसलिए ये बहुत न्यूज में रहा, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस मॉडल, ठीक है। इंडिया हमेशा से यूएनएससी का जो है परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड करता रहा है, मैंने पहले भी आप लोगों से ये डिस्कस किया है, बट उसे ये मेंबरशिप नहीं मिल पा रही है, और इसी के चलते इस पर्टिकुलर मॉडल को भारत ने क्रिटिसाइज किया है और ये न्यूज में रहा। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है? यूएनएससी के साथ। सखी ऐप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सखी ऐप किससे रिलेटेड है? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से, डिजिटल लिटरेसी, गगनयान मिशन, मॉनिटरिंग प्लास्टिक वेस्ट। तो सखी ऐप की अगर हम बात करें तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने डेवलप किया है इस पर्टिकुलर ऐप को, स्पेस बॉर्न असिस्टेंस एंड नॉलेज हब। ये हेल्प करेगी एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन में। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 recently seen in news, it was related to which of the following? मत्स्य 6000 किससे रिलेटेड है? A ballistic missile launched by DRDO which can travel up to 6000 kilometer. A blue economy mission of India aims to harness the potential of fisheries. A deep ocean human submersible that aims to reach the ocean bed at depth of 6 kilometer. A spaceship on board of India's Gaganyaan mission launched by ISRO. सो मत्स्य 6000 जो है वो क्या है? वो भारत का एक डीप ओशन ह्यूमन सबमर्सिबल मिशन है जो एम करता है कि भारत के नहीं, ओशन के जो डेप्थ है वहां तक पहुंच सके। कहां तक? ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर तक, ठीक है, 6 किलोमीटर की तह तक, जो ओशन है उसकी तह तक, तल तक पहुंच सके। सो दिस इज मत्स्य 6000 मिशन। Recently the term juice jacking was mentioned in the news. What does it mean? तो juice jacking का क्या मतलब है? juice jacking एक टाइप ऑफ साइबर अटैक है जहां हैकर्स क्या करते हैं कि जो पब्लिक प्लेसेस होती है ना, जहां पे
यूएसबी पोर्टल्स होते हैं जहां पे आप अपने फोन्स को चार्ज कर सकते हैं, वहां पे वो उस जैसे ही आप चार्जिंग के लिए अपने फोन को लगाते हैं तो वो आप पूरे आपके सॉफ्टवेयर को हैक कर लेते हैं और आपका जितना भी पर्सनल डेटा है उसे ले लेते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस, और इसी के बारे में अवेयर करते हुए आरबीआई ने नोटिस भी जारी किया था। सो जूस जैकिंग किससे रिलेटेड है? ये है साइबर अटैक से, जो कि यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स में होता है। ठीक है, जूस जैकिंग। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब है? मेकिंग ओशन प्लास्टिक फ्री, इको फ्रेंडली टेक्निक इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, फॉल्स क्लेम अबाउट अ कंपनीज एनवायरमेंट और सस्टेनेबल क्रेडेंशियल, restoring deserts into fertile land through desert रिफॉरेस्टेशन। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग का मतलब है कि वो एक्चुअल में बस ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना आई वॉशिंग, ठीक है, सिर्फ आंखों को धुल लेना, उसी तरह से ग्रीन वॉशिंग है। तो क्या इसका सही होगा? फॉल्स क्लेम अबाउट अ कंपनीज इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल क्रेडेंशियल, कि ये फॉल्स क्लेम है कि वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एक्टिविटीज का सपोर्ट कर रही है या उस तरीके से काम कर रही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। Venice Biennale, an international famed event, is related to which of the following? ये पर्टिकुलर इंटरनेशनली फेम्ड इवेंट किस चीज से रिलेटेड है? क्या ये कोई फुटबॉल का इवेंट है, लिटरेचर का इवेंट है, आर्ट का है या म्यूजिक का है? वेनिस बाइनले, सो इट इज रिलेटेड टू आर्ट। ठीक है, दिस इज आर्ट से रिलेटेड है। यहां पे सिनेमा, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, ये सब चीजें यहां पर की जाती है। 20 अप्रैल से 24 नवंबर तक ये चलता है, और इसे ओलंपिक्स ऑफ आर्ट वर्ल्ड भी कहा जाता है। ओलंपिक्स ऑफ आर्ट वर्ल्ड, ठीक है, हर 2 सालों में ये होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? बाइनले। ठीक है, वेनिस जगह की वजह से, और बाइनले मतलब 2 सालों में एक बार। द रिपोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट फॉर 2023 वॉज रिलीज बाय, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा रिलीज की गई? स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट for 2023, International Labour Organization, International Union for Conservation of Nature, United Nations Environment Program, World Meteorological Organization। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है इट वॉज रिलीज बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट फॉर 2023। ये ग्लोबल क्लाइमेट और किस तरह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है और क्या अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत है क्लाइमेट इंपैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, उसके बारे में इस रिपोर्ट में लिखा गया है डिटेल में। नेक्स्ट इज मुश्क बूजी राइस। ये एक इंडिया का एरोमेटिक राइस है, एरोमेटिक राइस वैरायटी है। आपको बताना ये किस रीजन से आती है। नाम क्या है? मुश्क बूजी राइस। आसाम की है, मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है या फिर कश्मीर से है। सो मुश्क बूजी राइस इज फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर की ये राइस है। कहां से आती है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसे जीआई टैग 2023 में मिला है। ठीक, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आती है ये मुश्क बूजी राइस, एरोमेटिक राइस है। द टर्म जीरो साइंस इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब, जीरो साइंस का क्या मतलब होता है? ये किससे रिलेटेड है? जीरो साइंस। ये टर्म किसके लिए यूज की जाती है? एजिंग के लिए, साइंस ऑफ साउंड के लिए, ओशियानिक पोल्यूशन के लिए, ट्री रिंग्स के लिए। तो जीरो साइंस आप इसे याद रख सकते हैं, जीरो या जिरैटिक। ये जो टर्म है ना जिरैटिक, ये यूज की जाती है एल्डर लोगों के लिए, बूढ़े ओल्ड पीपल्स के लिए। ठीक है, सो जीरो साइंस भी किसके लिए रिलेटेड है? किससे? एजिंग से। ठीक है, तो जब एजिंग होती है तो बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, उन्हीं सबको एड्रेस करने के लिए, उनकी स्टडी के लिए इस पर्टिकुलर टर्म को लाया गया, दैट इज जीरो साइंस। नाइट्रोप्लास्ट, नाइट्रोप्लास्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नाइट्रोप्लास्ट इज अ सुपर कंप्यूटर, ड्वार्फ प्लैनेट, टाइप ऑफ वायरस, ऑर्गेनेल विद इन अ यूकैरियोटिक सेल। तो नाइट्रोप्लास्ट जो है वो रिसेंटली, जैसे क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, एंडोप्लास्ट होता है, उसी तरह से एक रिसेंटली एक डिस्कवर किया गया है, दैट इज नाइट्रोप्लास्ट, जो कि क्या है? वो एक ऑर्गेनेल है विद इन अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये एक ऑर्गेनेल पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वेरियस
ऑर्गेनिल्स जो हैं वो एक सेल में पाए जाते हैं, उसी तरह से एक नया से जो ऑर्गेनिल है वो डिस्कवर हुआ है जिसका नाम है नाइट्रोप्लास्ट। With reference to millets, consider the following statement. India is the largest producer of millet in the world. Millets are not covered under minimum support price. दो स्टेटमेंट यहां पे दी गई हैं, आपको बतानी है उन दोनों में से क्या सही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। भारत वर्ल्ड में मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मिलेट्स में क्या आता है, रागी, बाजरा, कुटकी, ये सब मिलेट्स के अंडर आते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि मिलेट्स आर नॉट कवर अंडर एमएसपी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मिलेट्स जो है वो एमएसपी के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। जैसे रागी, ज्वार, बाजरा जो है उसमें एमएसपी मिलती है। रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इन सब पे एमएसपी मिलती है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट, सो 1 ओनली। बात करें हमारे देश में सबसे ज्यादा मिलेट्स कौन कौन से राज्यों में प्रोड्यूस किया जाता है, सो दैट इज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पे मिलेट्स की बहुत ज्यादा पैदावार होती है। और 2023 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, क्योंकि ये जो मिलेट्स हैं इनको उगाने में बहुत ज़्यादा इरिगेशन की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ड्राई एरिया में भी ये उग जाते हैं और इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। फाइबर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, इन्वायरमेंटली ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसीलिए इसकी तरफ अवेयरनेस फैलाने की वजह के लिए 2023 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ठीक है। और FAO ने, जिसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन रोम, इटली, उसने ऑर्गेनाइज किया क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ठीक है, जो कि कब हुई, 29 मार्च को। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल हैज बीन टेस्ट लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये एक मिसाइल है जिसका नाम है क्रिस्टल मेज 2। ये रिसेंटली एक कंट्री ने इसे टेस्ट किया है, आपको बताना है उस कंट्री का नाम, रशिया, इंडिया, फ्रांस या USA। तो क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल, इंडियन एयरफोर्स ने इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की। सो ये भारत से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 2050 किलोमीटर अवे भी अगर कोई टारगेट है ना उसे हिट कर सकती है, और इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय वायु सेना ने। 250 किलोमीटर के दूर के टारगेट को भी ये हिट कर सकती है। दिस इज द मिसाइल, ठीक है। चलिए, आसियान ग्रुप जो है वो बहुत न्यूज में रहा, तो उससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान के फाउंडिंग मेंबर्स आपको बताने हैं, कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर और कंबोडिया। फाउंडिंग नेशंस बताने हैं आपको। तो आसियान की अगर हम बात करें तो ये कब एस्टैब्लिश हुआ, 8 अगस्त 1967 को ये जो है बनाया गया, ठीक है। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स की अगर हम बात करें, सो दैट वाज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया इज द फाउंडिंग मेंबर, देन मलेशिया एंड देन फिलीपींस एंड देन सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो थाईलैंड और मलेशिया यहां पर नहीं है, आप इन्हें याद रखें, उसके साथ है एक थाईलैंड, ठीक है। एक थाईलैंड है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड मलेशिया। These are the founding father of ASEAN। तो हमारे लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4, ठीक है। ये याद रखिए आप, इन 5 देशों ने मिलकर आसियान को एस्टैब्लिश किया था। फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू ART थेरेपी। ये जो थेरेपी दी जाती है, मेडिसिन इस पर्टिकुलर थेरेपी में दी जाती है, आपको बताना है ये किस डिजीज के लिए होती है। नाम क्या है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART थेरेपी। ये बहुत एड्स भी इसकी आती हैं, अगर आप बहुत ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है आपकी तो बहुत इजीली आप इसे गेस कर सकते हैं। HIV एड्स, कोरोना वायरस डिजीज, जापानीज एनसेफेलाइटिस, लंपी स्किन डिजीज। तो रिसेंटली जो 20 साल हैं इस पर्टिकुलर थेरेपी को स्टार्ट किए हुए 20 साल हो चुके हैं, और उसी के उपलक्ष्य में ये पर्टिकुलर न्यूज़
जो है करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है। 20 साल हो गए इस थेरेपी को इनिशिएट किए हुए भारत सरकार द्वारा। किसके लिए होती है ये? HIV एड्स के लिए, ठीक है, HIV एड्स के लिए दी जाती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। द रैपिड श्रिंकेज ऑफ द अराल सी इज प्राइमली एट्रीब्यूटेड टू, अराल सी जो है उसकी श्रिंकेज हो रही है, उसकी रीजन आपको बताना है कि क्या है। गोल्ड कॉप सॉरी जस्ट अ सेक, yes, increased water uses for desalination plants in the region, construction of large dams on its feeder river for irrigation, rising global sea level causing saltwater intrusion, extensive commercial fishing leading to over exploitation of fish stocks। तो इन किन रीजन की वजह से अराल सी जो है वो उसका साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है? तो इसका मेन रीजन है कि बड़े बड़े डैम्स जो हैं उसकी फीडर रिवर्स में बनाए जा रहे हैं। जो अराल सी जो है वहां पे जो भी नदियां बहती हैं, जो नदियां आकर अपना पानी उस पर्टिकुलर सी में गिराती हैं, उन सीज के ऊपर जो है बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ रिवर है वो कम होता जा रहा है और एज रिजल्ट इस सी का जो साइज है वो भी श्रिंक होता जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द मेन रीजन फॉर द श्रिंकेज ऑफ अराल सी। The term like blood minerals or conflict minerals appeared in the news is generally related to blood minerals या conflict minerals किनको कहा जाता है ये आपको बताना है। गोल्ड, कॉपर, टाइटेनियम, सिलिकॉन को, टिन, टैंटलम, टंगस्टन, गोल्ड को, गोल्ड, लिथियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन को, कॉपर, ग्रेफाइट, गोल्ड, कैडमियम को। So Democratic Republic of Congo has accused Apple of using blood minerals extracted from the eastern region of the country. So DRC जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसने एप्पल कंपनी को उस पर ये क्लेम किया है, उसे एक्यूज किया है कि उसकी कंट्री से इलीगली कुछ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके वो अपने इंडस्ट्री में यूज कर रहा है और उन मिनरल्स को कहा गया है ब्लड मिनरल्स और कन्फ्लिक्ट मिनरल्स। और वो कौन से मिनरल्स हैं? दैट इज टिन, टैंटलम, टंगस्टन एंड गोल्ड। याद रखिए इन चारों मिनरल्स का नाम, इन्हें कहा जाता है ब्लड मिनरल्स और कन्फ्लिक्ट मिनरल्स। ठीक है, और इन मिनरल्स का जो है इन्हें क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इनकी एक्सकेवेशन कब की जाती है? ऐसे टाइम पर जब किसी देश में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, कोई वॉर चल रही हो या ह्यूमन एब्यूज हो रहा हो, उस टाइम पे इन पर्टिकुलर आप कहें मिनरल्स का जो है एक्सट्रैक्शन किया जाता है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज अ ब्लड मिनरल और कन्फ्लिक्ट मिनरल। राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज अ, राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का अधिकार है भारत में? क्या ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नेचुरल राइट है या नन ऑफ द अबव है? तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसे रिमूव कर दिया गया था। अर्लियर इट यूज्ड टू बी, बट अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि स्टेट कैन नॉट एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया था रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी राज्य सरकार प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकती है विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो प्रॉपर प्रोसेस मेंशन किया गया है जिसमें कंपनसेशन देनी पड़ती है, प्रॉपर तरीका रहता है, उसके बिना वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कब्जा नहीं ले सकते। सो right to property is a constitutional right. With reference to earth rotation, which of the following statement are correct? अर्थ की रोटेशन से दो स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है कौन सी सही है। ग्लोबल वार्मिंग हैज स्लाइटली स्लोड द अर्थ रोटेशन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड है वो कम हो गई है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इंक्रीजेस द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ एंड इवेंचुअली डिक्रीज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर हैं वो बहुत ज्यादा पिघल गए हैं जिसकी वजह से अर्थ का जो इनर्शिया है वो बढ़ गया है। सो एक स्टडी रिसेंटली आई है ग्लोबल वार्मिंग पे और उस स्टडी ने ये दोनों ही स्टेटमेंट को सही बताया है। जो अर्थ की रोटेशन की पावर है और जो अर्थ की रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी है, उन दोनों पर ही ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट पड़ा है और लॉन्ग टर्म में तभी क्लाइमेट चेंज और ये सब इंपैक्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। So now there are two statements related to pulses. India is the second largest producer of pulse in the world.
Though pulses are grown in both Kharif and Rabi season, Rabi pulses contribute more than 60% of the total production. So आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही स्टेटमेंट है. So अगर पल्सेस की ग्रोथ की बात करें तो भारत वर्ल्ड में आता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की तरह. कंजप्शन में जो है भारत का जो है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों में ही भारत का पहला स्थान आता है. तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी. इंडिया इज नॉट द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस. ठीक है. और सेकंड कंटेक्स्ट की बात करें तो वो एकदम सही है. पल्सेस जो है खारीफ और राबी दोनों सीजन में उगाई जाती है, लेकिन राबी पल्सेस जो है वो 60% ऑफ टोटल प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करती हैं. ठीक. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. Which of the following cultural artifacts have been included in UNESCO's Memory of the World Register? तो यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में रिसेंटली कुछ आर्टिफैक्ट्स को, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को इंक्लूड किया गया. आपको उसका नाम बताना है. रामचरितमानस, पंचतंत्र, श्रद्ध लोका, लोकना, ऑल ऑफ दीज. तो यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इन तीनों को इंक्लूड किया गया है. रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई, पंचतंत्र जो कि एक कलेक्शन ऑफ एशियंट इंडियन फेबल्स है, और श्रद्ध लोका, लोकना जो कि एक सिग्निफिकेंट लिटरेरी वर्क है बाय आचार्य आनंद वर्धन. तो ये तीनों के तीनों को मिला है स्थान यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में. Now there are some statement regarding coffee production. India is the world leading producer of coffee. Arabica is the only coffee variety commercially grown in India. The majority of coffee cultivation in India happens under direct sunlight. Kerala is the leading producer of coffee in India. So पहली स्टेटमेंट की बात करें, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि भारत वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी का. दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी. तो इस तरह से चार स्टेटमेंट में आपको चार फैक्ट्स मिलेंगे. सिंगल एक एक क्वेश्चन में भी आपके चार क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं. ठीक है. तो ब्राजील है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी. सेकंड स्टेटमेंट की कॉफी की बात करें, स्टेटमेंट कह रही है कि अरेबिका एक अकेली ऐसी कॉफी है जो कि कमर्शियली ग्रोन होती है, बट भारत में दो कमर्शियली ग्रोन कॉफीज हैं, एक अरेबिका और दूसरी रोबस्टा. ठीक है, रोबस्टा. ये दोनों कॉफीज जो है कमर्शियली ग्रोन की जाती है. स्टेटमेंट 3 कहती है कि मेजॉरिटी ऑफ कॉफी कल्टीवेशन हैपन अंडर डायरेक्ट सनलाइट. तो ये भी गलत है, क्योंकि शेडी एरिया के अंडर इसकी कल्टीवेशन होती है, शेड ग्रोन होता है, तभी कॉफी में जो यूनिक फ्लेवर है वो आता है. फोर्थ कह रही है केरला इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी. तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. कर्नाटका है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर. स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका आता है नंबर 1 पे, और उसके बाद आता है केरला. ठीक है, उसके बाद आता है केरला एंड तमिलनाडु. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव. चारों की चारों स्टेटमेंट्स ही गलत हैं. नाउ मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. तीनों टेंपल्स न्यूज में रहे हैं. आपको बताना है कौन सा टेंपल किस पर्टिकुलर स्टेट में पाया जाता है. खीर भवानी टेंपल जम्मू एंड कश्मीर, कामाख्या टेंपल आसाम, लिंगराज टेंपल तमिलनाडु. So only one pair is correctly matched, only 2 pair, all the 3 pair, none of the above. So खीर भवानी तो जम्मू एंड कश्मीर में है, that is correct. कामाख्या टेम्पल आसाम, वेरी करेक्ट. थर्ड है लिंगराज टेम्पल. लिंगराज टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में नहीं है, वो ओडिशा में है. ठीक है, ओडिशा में है. सो हमारा हो जाएगा ओनली 2 पेयर. Recently, which of the following Indian cities have been recognized as the World Craft City by the World Craft Council? ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा इस सिटी को मिला है जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का नाम मिला है, दैट इज टू द श्रीनगर सिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? ये जो ऑफिस है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के. और न्यूज में ये क्यों था? क्योंकि इसने सजेशन इनवाइट किए थे फॉर द सेंट्रल एक्साइज बिल 2024 के लिए जो वो ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे कानून का, उसके लिए इन्होंने सजेशन जो है वो इनवाइट किए थे. सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस.
विद रेफरेंस टू एमएसपी, एमएसपी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स है, आपको बतानी है क्या स्टेटमेंट सही है। इट इज अ मिनिमम रेट एट विच फार्मर्स सेल देयर क्रॉप टू द गवर्नमेंट. The Cabinet Committee on Economic Affairs, headed by the Finance Minister, take the final call on the MSP. So, first statement is very much correct. It is the minimum rate at which farmers sell their crops to the government. But अगर हम second statement की बात करें तो final call जो है वो the Cabinet Committee on Economic Affairs लेता है, जो कि headed by Prime Minister होता है, न कि Finance Minister. ठीक है, तो MSP का जो final call है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा ही लिया जाता है, पर उसकी हेडिंग कौन करते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं. तो ओनली वन. सो इस साल बहुत सारी इलेक्शंस हुई हैं, तो इलेक्शंस बहुत न्यूज में रही हैं, तो चांसेस है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए. तो ये क्वेश्चन इलेक्शन से रिलेटेड है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नन ऑफ द अबव ऑप्शन. नोटा एक ऑप्शन रहता है ईवीएम मशीन में, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो उससे रिलेटेड नहीं है. इट अलाउज वोटर्स टू फॉर्मली express their rejection of all running candidates. If Nota gets the most number of votes in a constituency, the next candidate with the second most number of votes is declared the winner. It was first used in 2013 in Kerala Legislative Assembly election. None of the above. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा not correct, कौन सा सही नहीं है. not correct, सही नहीं है. So option number C is not correct. रिसेंटली नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया मध्य प्रदेश में, जहां पे उसने 1 लाख फिगर्स को क्रॉस किया लोकसभा इलेक्शन में. 1 लाख लोगों के करीब लोगों ने नोटा को प्रेस किया मध्य प्रदेश में ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन. और ये अगर हम बात करें कि इसकी पहली बार इंप्लीमेंटेड कहां हुआ था, तो 2013 में ही हुआ था, लेकिन 2013 में इट वॉज इंप्लीमेंटेड इन जस्ट अ सेकंड. ओके, ये 2013 में ही इंप्लीमेंट हुआ था, बट केरला में नहीं, 4 स्टेट्स में हुआ था, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में. सो ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट करेक्ट. द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इलेक्शंस. सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, आपको बताना है इसका क्या मतलब है. ऑल मिनिस्टर आर इंडिविजुअली आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट फॉर देयर एक्शन. Council of Ministers is collectively responsible to the Rajya Sabha. Ministers must publicly support all decisions taken by the cabinet even if they disagree privately. Prime Minister can dismiss any minister without the approval of the Lok Sabha. Collective responsibility का मतलब होता है they swim and sink together, कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो उसके सपोर्ट में होते हैं, चाहे वो पर्सनली उस डिसीजन को ना भी मानते हो, लेकिन पब्लिकली उनको उनका सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक पार्टी के मेंबर है, उस पार्टी के हैं, कलेक्टिवली उनको सपोर्ट करना पड़ता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Which of the following article of India Constitution empowers the Parliament to alter the name of any state? तो केरला का नाम जो है चेंज करने के लिए एक रेजोल्यूशन जो है यूनानिमसली पास किया गया केरला असेंबली के द्वारा. उसका नाम केरला से कन्वर्ट करके केरलम रखा जा रहा था, और उसी के लिए ये क्वेश्चन डिराइव होता है. पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल के अंडर पार्लियामेंट जो है किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है. आर्टिकल 1, 2 और 3. सो दैट इज आर्टिकल 3. आर्टिकल 3 के अंडर आर्टिकल 3 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट का जो नाम है उसे चेंज करने के लिए. सो केरला का नाम किया जा रहा है केरलम. द टर्म्स लाइक लाल मुरसन, ये 2 टर्म्स हैं, न्यूज में रही हैं, किससे रिलेटेड है? क्या ये फिश की वेराइटी है, क्या वॉल्केनिक क्रेटर है, लोकल विंड है, या वाटर हार्वेस्टिंग है? सो दीज आर द लाल एंड मुरसम. ये एक तरह के क्रेटर्स हैं, खड्डे हैं, जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, फाइंड आउट किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा. कहां पर? मार्स में. ठीक है, दीज आर द वॉल्केनिक क्रेटर्स जो कि फाइंड आउट किए गए हैं ऑन द मार्स. वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये फंडिंग स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड है? डैम कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, प्रिवेंशन ऑफ रोड एक्सीडेंट, ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट. तो वायबिलिटी गैप फंडिंग का नाम आता है ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए. Which of the following has recently launched the skin bank facility to treat severe burn injury and other skin conditions? तो एक स्किन बैंक फैसिलिटी लाई गई है जहां पे लोग जाके अपनी स्किन को जो है आप एक तरह से कहें डोनेट कर सकते हैं फॉर द बर्न पर्सन्स. जो भी बर्निंग केसेस होते हैं जहां पे उनको स्किन का जो है एक तरह से प्लास्टिंग करनी पड़ती है, उसके लिए कर सकते हैं. तो इसके लिए एक बैंक को खोला गया है. आपको बताना है किनके द्वारा ये ओपन किया गया है.
this bank facility? Indian Army, All Indian Institute of Medical Research, Indian Council of Medical Research, Serum Institute of India. So the correct answer is Indian Army. इंडियन आर्मी द्वारा इस बैंक फैसिलिटीज को ओपन किया गया है। एक स्किन बैंक फैसिलिटीज है जहां पे स्किन ऑफ डिजीज पर्सन, ठीक है, जो भी मरे हुए लोग होते हैं उनकी स्किन को जो है डोनेट किया जा सकता है। जैसे आप बहुत सारे ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं उस तरह से स्किन को भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पे सिवियरली बर्न केसेस जो होते हैं वहाँ पे स्किन की जो है अक्सर ये देखा जाता है कि या तो खुद की ही बॉडी से, थाई से, या जहाँ पे भी एरिया हो जहाँ मसल मास बहुत ज़्यादा हो वहाँ से ट्रांसप्लांट जो है किया जाता है, स्किन को ग्राफ्टिंग की जाती है स्किन की। तो डिजीज पर्सन की भी स्किन जो है ग्राफ्ट की जा सकती है, उसके लिए इस फैसिलिटी को ओपन किया गया है। ई साक्षी ऐप is related to blue economy India, recording scene of crime and criminal cases, education for women in rural areas, none of the above। तो साक्षी का क्या मतलब होता है? एविडेंस। ई साक्षी ऐप, एविडेंस का ऐप। तो एविडेंस क्या हुआ कि कोई क्रिमिनल हो रहा है, क्राइम हो रहा है, उसका आपके पास प्रूफ हो, एविडेंस हो, तो किससे रिलेटेड होगा? रिकॉर्डिंग सीन ऑफ क्राइम इन क्रिमिनल केसेस। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, रिकॉर्ड करना। तो क्वेश्चन में ही आंसर मिलता है कभी कभी, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस? तो रिसेंटली एक बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री है जो उसका पार्ट नहीं है। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। सो ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द पार्ट ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। ये यूएस, यूनाइटेड स्टेट में इस अलायंस जो है वो हुई है, और किस किस के बीच में हुई है? भारत, साउथ कोरिया, यूएस, जापान, इंडिया है, साउथ कोरिया है, यूएस है, जापान है और यूरोपियन यूनियन है। दीज आर द कंट्रीज जो इस अलायंस में पार्टिसिपेटेड हैं। इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में रही है, भारत ने नोटिस भेजा था पाकिस्तान को, इसलिए दिस हैज बीन इन न्यूज। सो क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, it was signed between India and Pakistan with the World Bank as a signatory of the pact. Very much right. India got control of the three eastern river, Indus, Jhelum and the Chenab. So that is not correct. हमारे पास western rivers का control है, that is Satluj, Ravi and Beas. So option number A only. Recently, which one of the following has become the 100th member of ISA, International Solar Alliance के recently 100th member कौन बना है? So that is Paraguay. Paraguay बना है International Solar Alliance का। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसका जो डिटेल है आपको PDF में मिल जाएगी, आप जरूर उसे रीड आउट करें, आपको उसमें से भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जाने को मिलेंगे। वी विल नाउ स्पीड अप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन? सार्क के मेंबर कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। सो सार्क के मेंबर हैं बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया। चाइना इज नॉट अ मेंबर, ठीक है, म्यांमार भी मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी। प्रवाहा, प्रवाहा डेवलप बाय इसरो इज यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। प्रवाहा जो इसरो ने डेवलप किया वो किसके लिए यूज किया जाएगा? प्रिडिक्टिंग वेदर पैटर्न, एरोडायनेमिक्स एंड एरोथर्मल एनालिसिस ऑफ एरोस्पेस व्हीकल, मॉनिटरिंग सैटेलाइट हेल्थ, मैपिंग टेरेस्ट्रियल टेरेन्स। सो प्रवाहा विल बी यूज फॉर एरोडायनेमिक एंड एरोथर्मल एनालिसिस ऑफ एरोस्पेस व्हीकल। हाइड्रोक्सी यूरिया जो कि न्यूज में रहा है वो किस तरह यूज किया जाता है? फूड प्रिजर्वेटिव की तरह, फ्रूट्स राइपनिंग के लिए, हर्बिसाइड्स के लिए, या ड्रग फॉर ट्रीटिंग सिकल सेल डिजीज। सो इट इज अ ड्रग विच इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इस तरह के जो ब्लड डिसऑर्डर है उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए इस पर्टिकुलर ड्रग को जो है इस्तेमाल किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज along with India set up to launch space मैत्री मिशन? स्पेस मैत्री मिशन को लॉन्च करने के लिए इंडिया के साथ किस कंट्री ने कोलैबोरेट किया है? यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर द स्पेस मैत्री मिशन। रिसेंटली इंडियाज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी वॉज ओपन एट, भारत की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी रिसेंटली ओपन हुई है कहां? गिर, सतपुरा, जवाई, बानरघट्टा। सो दिस हैज बीन ओपन इन बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में इसे किया गया है जो कि कर्नाटका पे स्थित है।
Recently, which of the following tiger reserve in India has launched the first advanced artificial intelligence system for early detection of forest fire? तो एक टाइगर रिजर्व ने एक सिस्टम डेवलप किया है जिससे कि वो जंगल में जो आग लग जाती है उसे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. आपको बताना है वो कौन सा टाइगर रिजर्व है. नामेरी, पेंच, अन्नामलाई, नागरहोल. सो दैट इज पेंच टाइगर रिजर्व. पेंच टाइगर रिजर्व ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को जो है डेवलप किया है जिससे वो फॉरेस्ट फायर को इजीली जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, जिससे उससे होने वाले बैड इंपैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके. Which of the following institution in India receive UN WIS 2024 Champions Award? तो किसे मिला है UN 2024 Champions Award? CDOT, ISRO, IMD या CDAG? So the correct answer is option number A, Center for Development of Telematics. इन्हें मिला है पहला अवार्ड फॉर द, इन्हें मिला है द अवार्ड दैट इज UN WIS 2024 Champions Award. What is the name of China's satellite constellation project designed to rival SpaceX Starlink? तो जो SpaceX Starlink है उसको उसके अपोज में आप कह सकते हैं एक तरह से चाइना ने एक सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन को तैयार किया. उसका क्या नाम है? लॉन्ग मार्च, G60 कॉन्स्टिलेशन, ग्रेट वॉल नेटवर्क, ड्रैगन नेट. सो दैट इज G60 कॉन्स्टिलेशन. Which country's athlete won the gold medal in the men's javelin throw at the Paris 2024 Paralympics? So Paris 2024 का जो Olympics हुआ है, sorry, not a Paralympics, it's a Olympics. वहां पर किस कंट्री के एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में? इंडिया, जर्मनी, पाकिस्तान या स्वीडन? सो पाकिस्तान के एथलीट ने जीता है गोल्ड मेडल. Which award did Shah Rukh Khan receive at the 77th Locarno Film Festival? तो 77 Locarno Film Festival recently held हुआ. आपको बताना है शाहरुख खान को कौन सी कैटेगरी का अवार्ड मिला? बेस्ट एक्टर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा अवार्ड. सो रिसेंटली इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल. Who became the first Indian woman to win national car racing champion? भारत की पहली महिला बनी है कोई भी कार रेसिंग चैंपियनशिप को जीतने वाली. उनका नाम आपको बताना है. संध्या कुमार, नीवा जोसेफ, अलीमा सांग, डियाना पंडोल. सो द करेक्ट आंसर इज डियाना पंडोल. हियर शी इज. ये बनी है भारत की पहली महिला जो कार रेसिंग जिन्होंने जीती है. What is the name of India's first reusable hybrid रॉकेट? भारत का पहला रीयूजेबल, दोबारा यूज करने वाला रॉकेट, उसका नाम आपको बताना है. रूमी 1, आर्या 1, विक्रम 1 या अस्त्र 1? सो दैट इज रूमी 1. ड्यूरिंग विच मंथ इज पोषण माह सेलिब्रेटेड? पोषण माह को किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी, अप्रैल, सितंबर या दिसंबर? तो पोषण माह जो है सितंबर महीने में सेलिब्रेट किया जाता है. बूची बाबू टूर्नामेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? रिसेंटली ये टूर्नामेंट हुआ, आपको बताना है किससे रिलेटेड है ये? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या टेनिस? सो इट इज रिलेटेड टू क्रिकेट. दिस इज अ बूची बाबू टूर्नामेंट. हु हैज वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024? 2024 का 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? अल्लू अर्जुन, अक्षय कुमार, ऋषभ शेट्टी, रामचरण. सो दिस अवार्ड हैज बीन गिवन टू बाय द प्रेसिडेंट टू द ऋषभ शेट्टी. ऋषभ शेट्टी को मिला है ये अवार्ड, दैट इज बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द 70th नेशनल फिल्म फेस्टिवल, फिल्म अवार्ड, सॉरी. Which country is hosting the third voice of Global South Summit? ग्लोबल साउथ समिट 2024 की थर्ड वॉइस वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडिया, सिंगापुर? सो दैट इज इंडिया. भारत होस्ट कर रही है थर्ड ग्लोबल साउथ समिट. इंडियन क्लासिकल डांसर डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति पास्ट अवे. शी वॉज रिलेटेड टू विच डांस? रिसेंटली डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति हैज डाइड. आपको बताना ये किस डांस से रिलेटेड थी? कथकली, भरतनाट्यम, उड़ीसी या कथक? सो आपको बताना है
Indian classical dancer Dr. Yamini Krishnamurti passed away. She was related to which dance? वो किस डांस से रिलेटेड थी ये आपको बताना है. सो शी वॉज रिलेटेड टू भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी. ठीक है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से वो रिलेटेड थी. हियर शी इज. द फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? किस राज्य में फोर्थ नेशनल इंडियन हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस को जो है ऑर्गेनाइज किया गया? द फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश, केरला, यूपी या झारखंड? सो इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड बायलैटरल एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति? म्यांमार, मलेशिया, श्रीलंका या बांग्लादेश? सो दैट इज मलेशिया. गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व जो है ये किस स्टेट में सिचुएटेड है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना? ये पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व जो है इट हैज बीन इन न्यूज फॉर इट्स टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट एंड इट इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में ये सिचुएटेड है. टाइगर्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए इसने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया है. Who has been given the Diversity in Cinema Award at the Indian Film Festival of Melbourne 2024? मेलबर्न में फिल्म फेस्टिवल हुआ 2024 का, वहां पर ये अवार्ड दिया गया. ये आपको बताना है किन्हें दिया गया. मृणाल ठाकुर, कियारा अडवाणी, शोभिता धुलीपाला, रसिका दुग्गल. सो ये अवार्ड मिला रसिका दुग्गल को. हियर शी इज. और बाकी कैटेगरी के अवार्ड्स भी हैं यहाँ पर. मेलबर्न में 2024 का जो फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें अलग अलग कैटेगरीज में जो अवार्ड मिले हैं. हियर इज द सम ऑफ द नेम. एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली इरप्टेड अ शिवलिट वॉल्केनो? ये जो वॉल्केनो है रिसेंटली इरप्ट हुआ है, कौन सी कंट्री में हुआ है ये आपको बताना है. जल्दी से अपना आंसर बताइए. So this was in Japan, Russia, Indonesia, Sri Lanka. So this volcano has erupted in Russia. So the last question of today's session is, which is the first airport in India to get net zero carbon emission status from ACI? Which is the first airport in India to get net zero carbon emission status from ACI? सो दैट इज नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो अवार्ड है या स्टेटस आप कहें वो मिला है पहला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को. सो दैट इज इट. इसके साथ हमारे जो 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर वो खत्म होते हैं. आई होप आपको ये जो सेशन हो वो अच्छा लगे और आपके एग्जाम में ये आपकी हेल्प करे. सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड.